व्हाट इज द रीजन कि सर्वाइकल कैंसर आज के टाइम पे सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर बनता जा रहा है? इंडिया में खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर सेकंड नंबर पे आ रहा है। हमारी कंट्री में मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो कारण मेन हैं। सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है। जी, मतलब पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। उनको लगता है कि ये चीज़ें बैड गर्ल्स वाले सिम्टम्स हैं। बट व्हाट आर द मेजर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो हम बॉडी में फीमेल्स के देखते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? तो एक ये है, कोई टैल्कम पाउडर अगर यूज़ करें तो उसमें देखा गया है टैल्कम पाउडर से बढ़ता है। सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात करना हमें ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। इवन अगर हम पीरियड्स के बारे में भी ओपन डिस्कशन करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सोसाइटी में उसको पाप माना जाता है आजकल। कि जो अगर अनमैरिड है, चाहे वो 25 की भी है और अनमैरिड है, तो वो फेस को कवर करके आती है कि उनको ऐसा लगता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना का मतलब है कि हमें कोई स्टिग्मा है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना। औरतों में जो होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और यूट्रस का कैंसर, जिनका वजन ज़्यादा है उनको ये कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। बट हम डिफरेंशिएट कैसे करें दैट दिस इज द साइन ऑफ हार्मोन एंड दिस इज एक्चुअली कैंसर? आजकल बहुत अर्ली हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है? इज इट आर लोग बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट खाते हैं, हाँ। फिर भी उन्हें कैंसर हो सकता है। मेरा वजन ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं खाना बहुत हेल्दी खाती हूँ, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ है? क्या आजकल स्मोकिंग भी अफेक्ट कर रही है चीज़ों में? और महिलाओं में हमने जो बात करी उनमें सर्विक्स कैंसर स्मोकिंग से होता है। What would be the right age for marriage and having a baby? 18 के बाद तो मैरिज हो सकती है। मैं कहूँगी शुगर से कैंसर होता है। हेलो एंड वेलकम टू आरोग्य भारत चैनल। मैं हूँ ईशानी और आज के मेरे पॉडकास्ट में मेरे पास हमारी सारी फीमेल लिसनर्स के लिए एक सवाल है। क्या कभी आपकी दादी, नानी, मम्मी या बड़ी बहन ने भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ से लेकर आपसे बातें की हैं? कभी डिस्कस किया है कि उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जवाब नहीं ही होगा। इसीलिए हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका। वेलकम मैम, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आपकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है और उसका ख्याल कैसे रखना है। डॉक्टर सारिका, विथ 21+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आज एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ गायनी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। इनके साथ हमारी आज की कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो उससे पहले मैम, मैं आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी दैट हाउ गायनी ऑन्कोलॉजी, हाउ दिस एंटर टू योर लाइफ? देखिए, मैंने जिस समय मैं पढ़ाई कर रही थी MBBS की, उस समय मतलब फीमेल्स के लिए बेस्ट ब्रांच गायनेकोलॉजी मानी जाती थी। तो उसी तरीके से मैं गायनेकोलॉजी में आई और उस समय ऑब्स्टेट्रिक्स मेजर होता था कि ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब डिलीवरीज कराना, सिजेरियन सेक्शन करना। तो ये मैंने कई साल किया है। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मुझे इससे ज़्यादा चैलेंजिंग सर्जरी करने का मन है और मैं ऑन्कोलॉजी में जाना चाहती हूँ, क्योंकि कैंसर भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ रहा है। औरतों के लिए मैं कुछ करना चाहती थी। जब से हमने शुरू की है अपनी MBBS के बाद की प्रैक्टिस, उसके अंदर फीमेल्स को ही हम ट्रीट करते हैं। तो औरतों के कैंसर के बारे में मैंने जब पता चला कि ये ब्रांच अब नहीं है और मैं उसमें आगे जा सकती हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सबसे अच्छी हाईएस्ट एजुकेशन लेनी है। मैंने उसके लिए USA के लिए कुछ मैंने टेस्ट दिए और फिर उसके बाद मैंने फेलोशिप करी है गायनी कैंसर के अंदर ऑरलैंडो USA से। मैम, जैसे कि आपने बताया कि अभी कैंसर का ब्रांच बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साथ में कैंसर के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन इन इंडिया वी सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कैंसर केसेस इन फीमेल। तो अभी आप जब अपने क्लिनिक में रहती हैं, आप जब चेक करती हैं, तो व्हाट आर द मोस्ट प्रिवेलिंग कैंसर्स दैट ऑकर टू फीमेल? देखिए, औरतों में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब स्तन का कैंसर। दूसरा कैंसर इंडिया में सर्विक्स कैंसर या गर्भाशय के मुंह का कैंसर है। उसके बाद आते हैं यूट्रस मतलब गर्भाशय का कैंसर, ओवरी या अंडाशय का कैंसर, और वजाना और वल्वा मतलब हमारे जो योनि मार्ग और बाहर का जो एरिया है उसके कैंसर हैं, जो कि औरतों में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और कैंसर्स जो हैं, कोलन कैंसर, लंग कैंसर, ये सब भी काफ़ी प्रचलित हैं औरतों में। व्हाट इज़ द रीज़न कि सर्वाइकल कैंसर आज के टाइम पे सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर बनता जा रहा है? ये ना बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि इंडिया में खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर सेकंड नंबर पे आ रहा है। जी। दूसरी कंट्रीज़ में ये काफ़ी नीचे आता है, इनका इतना कॉमन नहीं है। हमारी कंट्री में मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो कारण मेन हैं। पहला कि हम स्क्रीनिंग से इसको पूरी तरह से बचाव हो सकता है इस कैंसर का। हम बचाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक तो हम वैक्सीन नहीं लेते और दूसरा रीज़न ये है कि हम अपना एग्जामिनेशन या
स्क्रीनिंग, जो कि एक एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जिसको कोई परेशानी उस महिला को अपनी जांच करवाने के लिए काफ़ी लोग जाते नहीं हैं। तो इसलिए ही सर्विक्स कैंसर हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे अगर हम लोग इस पे काम करेंगे, अवेयरनेस पे, तो ये काफ़ी कम हो सकता है। तो एज यू सेड कि इंडिया में ही ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं आज भी सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है जी। मतलब पीपल डोंट टॉक अबाउट इट एंड मेजरली अगर हम फीमेल्स की बात करें ना, शर्म, हया, उसके जगह में बात ही नहीं करनी उस जगह में। तो ऐसे कौन कौन से आपने केसेस देखे हैं या प्रिवेलिंग इश्यूज देखे हैं फीमेल में व्हेन दे कम टू यू? सो डू दे एक्चुअली डिस्कस अबाउट देयर थिंग्स, और अभी भी वही चीज़ है कि आपके पास भी आकर के बात ही नहीं करनी है? देखिए, पहले तो उनको कोई सिम्टम होता भी है ना, तो भी वो उसको छुपाने की कोशिश करती हैं, बहुत लंबे समय तक छुपाने की कोशिश करती हैं। नीचे से डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड्स बंद हो जाने के बाद कोई ब्लीडिंग हो रही है, इचिंग हो रही है वल्वल एरिया में, तो वो सब उनको लगता है कि ये चीज़ें हमको शर्म आती है जाके बताने में, और ये कुछ ऐसे बैड किस्म के बैड गर्ल्स वाले सिम्टम्स हैं, कुछ ये डिस्चार्ज वाले और एसटीडी वाले। तो इसलिए भी कई बार एसटीडी के लिए भी पेशेंट नहीं जाता है डॉक्टर के पास। इसके अलावा इसमें कल्चरल सोशल इशू भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन डायलॉग कभी होता नहीं है माता में और मतलब बहनों में। हाँ। इसके बारे में, और इसके बारे में छुपाना ही रहता है, और इसलिए महिलाएं जब बात ही नहीं कर पाती तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें शर्म वाली चीज़ें हैं और इसको बताने से एक टैबू है। Ma'am, how much problem it creates while you are treating them? जैसे आप किसी कोई पेशेंट आपके पास आया, फर्स्ट एक तो वो वैसे ही लेट आ रहे हैं, उसके बाद वो बताना ही नहीं चाह रहे बिकॉज दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स। तो उसमें हम मतलब ट्रीटमेंट में कितनी प्रॉब्लम्स आती है? यूट्रस कैंसर है जिसके अंदर ब्लीडिंग एक मेन सिम्टम होता है। उसमें महिलाएं, उनको प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग मतलब पीरियड से आगे पीछे आ रही है, तो वो डॉक्टर के पास नीचे से एग्जामिनेशन के बजाय वो लोग केमिस्ट से दवाई ले लेती हैं, या कई बार अपने फिजिशियन से या कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके भी कहती हैं आप मेरा एग्जामिनेशन मत कीजिए, मुझे आप दवाई दे दीजिए बिना एग्जामिनेशन के, बस दवाई तो देनी है कि मुझे पीरियड ज़्यादा आ रहा है। हाँ। तो उसकी दवाई दे दीजिए। और कोई इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से ना उनका निरीक्षण हो नहीं पाता, बहुत ही लेट स्टेजेस में पता चलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आई थिंक केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ। उसी वजह से तो मैम जब हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, एज यू सेड कि ब्लीडिंग इज ऑल्सो एन इशू, तो नॉट अबाउट कैंसर बट व्हाट आर द मेजर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो हम बॉडी में फीमेल्स के देखते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? जी देखिए, किसी भी महिला के पीरियड शुरू होते हैं 12 वर्ष के आसपास, तो एक तो ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे के जो पीरियड्स हैं वो 12 वर्ष के आसपास शुरू होंगे या फिर 8 के बाद शुरू होंगे। अगर किसी को भी इससे पहले कोई दिक्कत हो रही है या 12 तक भी नहीं हो पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम समझें कि क्यों हार्मोन्स नहीं बन रहे। फिर शुरू हो गए तो हमको, अगर किसी के पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, किसी के जल्दी आ रहे हैं 20-20 दिन में या 15-15 दिन पे आ रहे हैं, किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मतलब आप 5-6 पैड से भी ज़्यादा आपको दिन में इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, या पहले की जो आपकी साइकिल से थी उससे बदलाव आ गया है, पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नीचे से डिस्चार्ज आ रहा है, अलग अलग तरह का डिस्चार्ज हो सकता है, फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है, कोई भी अगर चीज़ चेंज हो रही है आपकी बॉडी के अंदर ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये कोई भी सिम्टम आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैम अपार्ट फ्रॉम पीरियड्स अगर हम बात करें तो जैसे पीरियड्स के अलावा तो जैसे कि स्तन कैंसर सबसे कॉमन है, तो अपने स्तन का जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो हर महिला को 25 वर्ष के बाद करना चाहिए, और पीरियड्स जब ख़त्म हो जाते हैं उसके मतलब 5वें-6ठे दिन आपको एग्जामिनेशन अपना तरीके से करना चाहिए, ब्रेस्ट का, दोनों ब्रेस्ट का करना चाहिए, हाथ और मिरर के सामने भी देखना चाहिए कि दोनों ब्रेस्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं है। इसके अलावा तो देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में पता, फर्टिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, मैरिज की क्या बेस्ट एज है इसके बारे में पता होना चाहिए, लेट चाइल्ड बर्थ से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में जो कि कैंसर से भिन्न है उनके बारे में भी हर महिला को पता होना चाहिए। यही एक सेक्स एजुकेशन का पार्ट है। मैम आई बिलीव कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आगे जाके बड़ी मिस्टेक में कन्वर्ट होती है, देन इट लीड्स टू कैंसर आई फील। मैम जब हम पीरियड्स की बात करते हैं या फिर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उस चीज़ में। तो फीमेल हाइजीन की जब हम बात करें तो कितना ज़्यादा वो रोल प्ले करती है इन देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज वेल? देखिए, फीमेल हाइजीन का मतलब है कि उस प्राइवेट पार्ट्स को कैसे आप
हाइजीन उसकी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो कई बार कई महिलाएं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की कर लेती हैं और कुछ बिल्कुल क्लीनिंग नहीं करती। तो एक तो महिला को हम ये बताते हैं कि भाई कभी भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को देखें ज़रूर, क्योंकि आप देखेंगी तभी आपको पता चलेगा कि आपकी मतलब सफाई है या नहीं है। तो कई महिलाएं अपना सब कुछ चीज़ें तो चेक करती है कि सब क्लीन है कि नहीं, बट उस एरिया को लाइट में और देखना अपनी पर्सनल स्पेस में बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर क्लीन करती हैं या कुछ डूशेस यूज़ करती हैं या और कुछ फ्रेग्रेंट चीज़ें वहाँ पर यूज़ करती हैं तो उससे तो एलर्जी हो सकती है। दूसरा, हमारा जो पीएच है, वजाइनल पीएच, वो डैमेज होता है और उससे ऑर्गेनिजम्स मतलब बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ख़त्म होता है तो इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक ये है, कोई टैल्कम पाउडर अगर यूज़ करें तो उसमें देखा गया है टैल्कम पाउडर से ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो वो उस एरिया में स्पेसिफिकली वो सब चीज़ें ना यूज़ करें, बल्कि फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें, कोई भी चीज़ें ना यूज़ करें। हर बार बाथरूम जाने के बाद वहाँ पर पानी से धोना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर, अगर आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, ड्राई नहीं कर रहे हैं, तो मॉइस्चर की वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो भी आपको मिनिमम 3 से 4 बार अपने पैड को चेंज कर लेना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा, अगर आपको ब्लीडिंग हो तो उससे ज़्यादा, बट अगर कम भी है तो आप 3 से 4 बार चेंज करें, क्योंकि वो ही पैड लगाने से वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है ऑर्गेनिजम्स की और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। हम जो हम क्लीनिंग की बात करते हैं, जैसे आप प्रोडक्ट्स का भी बताए थे, फ्रेगनेंसेस वगैरह, उसके साथ जो 2 मेजर प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं जनरली, वजाइनल वाइप्स और इंटीमेट वॉशेस। एंड जनरली ब्रांड्स भी यही कहे कि आपको बेच रही है कि आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा, आप यूज़ करो, आप क्लीन रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आर दे एक्चुअली रिक्वायर्ड? नहीं, देखिए, एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इन सब का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारी खुद हार्मोनल मिल्यू से वो एरिया का हमारे जो वजाइना है उसके अंदर एक बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, लैक्टोबैसिलस, जिससे कि एसिडिक पीएच मेंटेन रहता है। एसिडिक पीएच की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अंदर जाता भी है ना, तो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी, तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसका पीएच एसिडिक है। तो अपने आप क्लीनिंग हो रही है उसकी, उसके अंदर कुछ भी डालने का कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा मना किया जाता है बिल्कुल ना डालें। उसके बाहर भी यूज़ करने से वो आपको इरिटेशन ही देगा। आप सिर्फ केवल पानी से बाहर यूज़ करें, बाहर केवल पानी यूज़ करें, अंदर कुछ भी ना यूज़ करें। हाँ, दैट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने बताया इंटरकोर्स वगैरह के बारे में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल फीमेल्स इतनी तो अवेयर हैं दैट दे मेंटेन देयर सेल्फ हाइजीन, बट उसके साथ साथ जो पार्टनर की हाइजीन होती है, सेक्सुअल हेल्थ के टाइम पे जब हम बात करते हैं, सेक्स की जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे पार्टनर का हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये आपने सही कहा कि अगर पार्टनर को इन्फेक्शन है ना, तो आपको फीमेल को इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। बल्कि पार्टनर, यूजुअली मेल के अंदर जो एसटीडी है ना, वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होते, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो हार्बर कर रहे हैं। बल्कि फीमेल में आएगा तो तुरंत वो सिम्टोमेटिक और इचिंग और डिस्चार्ज उनको चालू हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के पार्टनर से आपका है रिलेशनशिप है, क्या उसको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या कोई प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर, या फिर उसको कोई इन्फेक्शन या डायबिटीज़ जिससे कि वो हाई रिस्क पे है। अगर किसी महिला को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब वो जाके डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही है पर बार बार हो रहा है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर का ट्रीटमेंट हो, क्योंकि पार्टनर कहीं ना कहीं हार्बर कर रहा है इस चीज़ को, और उसकी वजह से महिला को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है। पार्टनर की आजकल तो एक्चुअली बहुत ध्यान रखती हैं लड़कियाँ, और सारे टेस्ट HIV जो कि बहुत जानलेवा हो सकता है, उस तरह की STD के लिए भी चेक कराया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि पार्टनर के अंदर कोई हाई रिस्क बिहेवियर तो नहीं है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि पार्टनर का बिहेवियर भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हमारी फैमिली, हम इवन फीमेल्स इन आवर फैमिली डोंट डिस्कस दीज थिंग्स विद अस, कि यंग एज में आप शादी के तो पीछे पड़े होते हैं, बट आप शादी से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं कि यू शुड नो, मस्ट नो, कि हाँ डॉक्टर के पास चेक करो कि पार्टनर इज नॉट ओनली गुड लुकिंग बट एक्चुअली हेल्दी। तो जब हम किसी बिफोर मैरिज किसी भी गर्ल को हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द टेस्ट्स दैट एट दिस टाइम द बोथ मेल एंड फीमेल शुड डू, कि आप शादी करने से पहले अपने ये टेस्ट कराओ?
देखिए, शादी करने से पहले एक तो आप उसे हिस्ट्री, मतलब उसकी क्या पुरानी हिस्ट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई उसकी फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हाँ। जो कि उनकी फैमिली में चल रही हैं और फिर आपके बच्चे पे भी उसका असर हो सकता है। तो ये चीज़ें एक तो आपको पूछनी है। एसटीडीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं कि आपका कभी कभी एसटीडी का ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको धीरे धीरे करके ही उनके बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में पता चलता है। एचआईवी का टेस्ट, एचबीएस एंटीजन का टेस्ट आप ज़रूर करवा सकते हैं। इसके अलावा क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ट्रैकोमोनास, ये एसटीडी हैं, इसके भी कुछ पैनल हैं, इसका भी पार्टनर का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं एसटीडी की, कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनास, ये एक्चुअली ट्रीटेबल, बहुत इजीली ट्रीट हो जाते हैं। तो इसके लिए कई बार इसको माना जाता है कि ठीक है, एक वैसा इन्फेक्शन है, वो अगर उसको है भी तो ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। अगर महिला को भी हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। पर हाँ, अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है, एचआईवी हो रहा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो वो कभी ट्रीटेबल नहीं हो पाता है। तो ये तो 2 टेस्ट ज़रूर करवाएं कि एचबीएस एंटीजन और एचआईवी का टेस्ट। जैसे कि आपने बताया इन टेस्ट के बारे में, अगर मैं बात करूँ यंग गर्ल्स की 25 to 28 ईयर्स के एज में, फर्स्ट थिंग सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात करना हमें ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। इवन अगर हम पीरियड्स के बारे में भी ओपन डिस्कशन करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सोसाइटी में उसको पाप माना जाता है आज भी, कि हाउ आर यू टॉकिंग अबाउट। अगर आपके सामने ऐड आ जाता है तो लोग अपना चेहरा उधर करने के बारे में देखने लग जाते हैं कि ये कैसे क्यों कर रहे हैं। ये ऐड तो आने नहीं चाहिए किसी के, मतलब मेल्स और फीमेल्स साथ बैठ के देख ही नहीं सकते ऐड, तो ये तो कोई ऐसी चीज़ हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी घरों पे अगर हम बैठे हैं ना टीवी स्क्रीन के सामने, अगर पैड का, सैनिटरी नैपकिन का भी ऐड आ जाए ना, पापा साइड में हो, तो हमारी से शक्ल हो जाती है कि ओ माय गॉड, शायद भूत देख लिया हो हमने, कि व्हाई आर वी वाचिंग दिस। तो जब ये चीज़ें ही देखना इतना मुश्किल है हमारे लिए, तो जब वो 28 ईयर्स गर्ल्स बिफोर मैरिज भी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये कोई छुपाने वाली चीज़ है कि बिफोर मैरिज भी लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में होते हैं, बट बिकॉज यू कैन टॉक अबाउट इट। सो अगर आप किसी ऐसी लड़की से बात करें तो व्हाट आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हमारे पास तो रूटीनली महिलाएं आती हैं जो 18 साल, 20 साल, कभी मैं 18 से कम की भी मैं बात करूंगी, लड़कियां आती हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं और उन्हें कोई परेशानियां हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग, मैंने देखा है कि जो अगर अनमैरिड है, चाहे वो 25 की भी है और अनमैरिड है, तो वो फेस को कवर करके आती है कि उनको ऐसा लगता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना का मतलब है कि हमें कोई स्टिग्मा है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना। तो ये सब चीज़ तो कल्चरल है हमारी और सोशल है। ये सब कुछ चीज़ें तभी चेंज होंगी जब फैमिलीज इसके बारे में पहले बात करेंगी, अपने लड़कों से भी माएँ बात करेंगी, भाई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरी होती है और मैं मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज़ करती हूँ और आपकी सिस्टर्स भी यूज़ कर रही हैं और एक नॉर्मल फिनोमेना है। एक्चुअली आजकल तो बायोलॉजी की एजुकेशन में ये सब पीरियड्स के बारे में बताया जाता है, और इसको कई बार कुछ टीचर्स इसको पूरी तरह से उस समय मेरे ख्याल से क्लास में नहीं डिस्कस करते, बट और ज़्यादा ओपन डायलॉग की ज़रूरत है जिससे कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आजकल की जनरेशन में मैं कहूँगी थोड़ा बहुत ख़त्म हो भी रहा है, क्योंकि या फिर मैं कहूँगी क्योंकि हमारे साथ के लोग हैं तो वो लोग तो अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को बोलते हैं कि इसको ओपनली आप बात कर सकते हैं, और सेक्स के बारे में भी आप अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से पहले ही बात कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि आप क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, और कैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो वो सब कुछ चीज़ ओपन डायलॉग धीरे धीरे करके ही आएगा, बट हाँ, बात करनी ज़रूरी है। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड बन रहा है तो इसके बारे में पहले ही सब बात कीजिए कि क्या आपको किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बैरियर यूज़ करना है, वो सब बातें आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। मैम, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, सोसाइटी टैबू की बात करें, तो एक और जो प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है इंडियन सोसाइटी में है, दैट इज़ अबाउट वेट। जब भी हम किसी फीमेल को देखते हैं ना, तो वी जज हर लुक्स इन टर्म्स ऑफ हर वेट्स, बट जब हम वेट की बात करें तो हम मोस्टली लुक या हाउ यू बिहेव उसके बारे में बात करते हैं। हम इस बारे में बात नहीं करते कि आपका हेल्थ कितना अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से। एंड तो बढ़ते जो ओवर वेट की प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स है, वो कैंसर को कैसे अफेक्ट करती हैं? देखिए, वो जो आपने बोला कि उसका एक वैनिटी तो है ही ओबेसिटी से, बट कैंसर भी बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी से कई सारी बीमारियां होती हैं, सिर्फ कैंसर नहीं, ब्लड प्रेशर होना और फैटी लिवर होना और डायबिटीज़ होना। इसके अलावा कैंसर्स, इसमें कई सारे कैंसर हैं। औरतों में जो होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और यूट्रस का कैंसर, ये सब जिनका वज़न ज़्यादा है उनको ये कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी पैंक्रियास का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, कोलन का कैंसर,
ईसोफेगस का कैंसर, बहुत और 13 तरह के कैंसर हैं जो कि ओबेसिटी से लिंक्ड हैं। तो आपको वज़न तो आपका जो है देखने में एक वैनिटी तो है ही, बट वैनिटी के बारे में ना सोच के आपको इस माइंडसेट से अपना वज़न मेंटेन करना चाहिए कि ये हेल्दी वेट मुझे मेंटेन करना है। बहुत पतला वेट, जो कि वैनिटी के लिए आजकल लड़कियां करती हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाना, वो एक्चुअली हेल्दी ज़्यादा कई बार नहीं होता है। तो बहुत पतला भी नहीं होना है, एक हेल्दी वेट पे आपको रहना चाहिए। मैम बट हाउ इट अफेक्ट्स, मतलब जब भी हम ओबेसिटी की बात करें, ओवरवेट की बात करें, एक तो आई थिंक बहुत थिन लाइन है बीइंग ओवरवेट एंड ओबेसिटी में, तो बट हाउ इट अफेक्ट्स? देखिए, हमारा ओबेसिटी में वसा मतलब फैट के सेल्स नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो बड़े भी हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है उनकी। वो ऐसे सेल्स हैं जो कि एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाते हैं महिलाओं में। तो अगर वो ज़्यादा होंगे फैट सेल्स तो एस्ट्रोजन वो बनाएंगे, और हमारी ओवरी क्या करती है, हमारी ओवरी साइकिल के तरीके से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। मतलब एस्ट्रोजन बढ़ा फिर कम हुआ, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन, फिर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा फिर कम हुआ। बट जब अगर हमारी वसा ही बहुत सारा एस्ट्रोजन बनाने लग जाएगी तो जो वैक्सीन एंड विनिंग है ना, वो नहीं होगी और अनअपोज्ड एस्ट्रोजन हो जाएगा। मतलब जो एक बैलेंस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का है वो ना एस्ट्रोजन की तरफ ज़्यादा झुक जाएगा। तो एस्ट्रोजन अब ज़्यादा हो गया हमारे अंदर, तो एस्ट्रोजन से जो भी सेल्स बढ़ते हैं, अभी ब्रेस्ट के भी बढ़ेंगे और यूट्रस के भी बढ़ेंगे। तो जब यूट्रस के अंदर जो झिल्ली अंदर की है वो बढ़ेगी तो मोटी होती जाएगी, वो उसके अंदर एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, तो ऐसे करके यूट्रस का कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही क्योंकि हार्मोन्स की वजह से, और एक दूसरा जिसको ओबेसिटी है, इन्फ्लेमेशन भी बॉडी में उससे ज़्यादा होती है उनको, तो उसकी वजह से भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये यंग एज में, इवन मेरी एज की फीमेल्स में मैंने बहुत देखा है कि उनको आजकल चेस्ट पेन की भी बहुत दिक्कत रहती है। उनके ब्रेस्ट के आसपास में पेन होना, सडन वो जो होता है ना कि पिन चुभने वाला पेन, बट हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऐसे ही है। तो इज इट मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक भी है वो, या बस हार्मोन्स? नहीं, ये तो हार्मोन्स, ये जो ब्रेस्ट का पेन है ये हार्मोन्स की वजह से होता है, और ये ज़्यादातर पीरियड से पहले ज़्यादा होता है। पीरियड से पहले कई बार महिलाओं के जो ब्रेस्ट हैं वो उनमें सूजन या फिर उनको इंगॉज भरा भरा फील होता है, उनकी ब्रा टाइट उनको फील होती है, और थोड़ा पेन भी, टेंडरनेस होता है जिसको दबाने से दर्द हो रहा है। या फिर आपने जो बोला पिन्स एंड नीडल्स की सेंसेशन हो सकती है क्योंकि उसमें सूजन हो रही है, और वो इसी वजह से है क्योंकि एस्ट्रोजन उस समय ज़्यादा है पीरियड से पहले, और हमें वाटर रिटेंशन हो रहा है, और एस्ट्रोजन हमारे ब्रेस्ट के टिश्यू पे एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर सूजन हो रही है। बट ये नॉर्मल है और हार्मोनल है। जब तक आपके हार्मोन्स बन रहे हैं, एस्ट्रोजन पीरियड से पहले ज़्यादा है जो कि नॉर्मल है, तो ये सब कुछ होगा। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये हमारी नेचुरल साइकिल के हिसाब से हमारा चेंजेस हो रहे हैं। मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो हार्मोनल, और मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स में हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा हैं। हर चीज़ हम कह सकते हैं कि हार्मोनल बिहेवियर की वजह से चेंज होती है, बट हम डिफरेंशिएट कैसे करें दैट दिस इज द साइन ऑफ हार्मोन एंड दिस इज एक्चुअली कैंसरस? देखिए, कैंसर ज़्यादातर में दर्द नहीं होता है। ओके। तो कैंसर अगर है और छोटा कैंसर है ना, उसमें दर्द नहीं होगा। जब कैंसर बड़ा हो जाएगा तब उसमें फैलावट की वजह से उसमें दर्द होगा। तो ज़्यादातर चीज़ें जो दर्द की हैं, और वो भी हल्के फुल्के दर्द की हैं जिसमें आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो वो ज़्यादातर बिनाइन होती है। ओके, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डरने की बात बहुत ज़्यादा नहीं होती। कई बार जैसे लैक्टेटिंग फीमेल है और उसके बाद उसको कोई टेंडर कोई मास हो गया है, तो वो दूध की गांठ होती है या उसके अंदर एब्सेस बन जाता है, वो भी चीज़ है, वो भी कैंसर नहीं है। तो कैंसर जो है वो ज़्यादातर दर्द नहीं होता है। बहुत एडवांस्ड केसेस में जाके जब स्किन वगैरह फूट गई है तब दर्द होता है। तो वो ये अच्छी बात है कि दर्द अगर हो रहा है तो कैंसर वाला चांस कम है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप एक्चुअली सेफ हो थोड़ा। तो मैम, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, सेकेंड इज सर्वाइकल कैंसर, देन ओवेरियन कैंसर। हाँ जी। इन तीनों के आप मुझे कुछ अर्ली सिम्टम्स बताइए कि हाँ, आपको अगर ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, यू मस्ट गो एंड चेक इट। देखिए, ब्रेस्ट में कोई भी तरह की गांठ होना, बगल में गांठ होना, ब्रेस्ट की स्किन के अंदर किसी भी तरह का चेंज होना, इसका, ये निपल्स में से कोई ब्लड का डिस्चार्ज होना या पानी का डिस्चार्ज होना, ये सब सिम्टम हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये किस एज में होगा। आजकल ये 25 वर्ष की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो आपको
किसी भी टाइम पे महिला इसमें वो नहीं है, कभी भी इस तरह का कोई सिम्टम होता है कि निप्पल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, चेंज हो रहा है स्किन के अंदर, या कोई भी गांठ फील हो रही है, अब वो कैसे फील होगी आपको, छोटी गांठ को पकड़ने के लिए आपको अपने ब्रेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी है ब्रेस्ट की। उसके लिए आपको हर महीने अगर आप करेंगी अपने एग्जामिनेशन तो छोटी मोटी भी चेंज होगी, आपको पता चल जाएगी। ब्रेस्ट के अंदर कुछ ब्रेस्ट का टिश्यू होता है, कुछ फैटी टिश्यू होता है, तो कुछ लंपी बम्पी से ब्रेस्ट होते हैं हमारे, बिल्कुल सॉफ्ट तो नहीं होते। जब आप रोज़ करेंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि ग्लैंड और फैट के अंदर क्या फ़र्क है और कोई नया चेंज। मैम एक छोटा सा इंटरप्ट करूंगी मैं कि हमें कितने साल से ये शुरू करना चाहिए? ये हमें 25-21 के समय शुरू कर देना चाहिए, पीरियड के बाद हमको, क्योंकि बहुत अर्ली भी आजकल हम ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं, तो आप उसको शुरू कर दें। देखिए 5 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर से छोटी गांठ तो आपको नहीं पता चलेगी खुद, उससे छोटी गांठ पता करने के लिए मैमोग्राफी होती है, और वो एक एवरेज रिस्क वुमन में 40 से 45 वर्ष के समय करानी चाहिए। हर साल करा लें या 1 साल छोड़ के करा लें। तो इंडिया में क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली डिटेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, तो हम लोगों को 40 वर्ष के बाद मैमोग्राफी शुरू कर देनी चाहिए। अब सर्विक्स का कैंसर में पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर हस्बैंड से मिलने के बाद में कोई डिस्चार्ज मतलब ब्लड आ रहा है, या फिर कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, काफ़ी सारा डिस्चार्ज आ रहा है जो कि दवाइयाँ आप ले रही हैं उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, पीरियड्स के बीच में भी कोई दाग दबा रहा है, ये सब सर्विक्स कैंसर के लक्षण हैं। तो इससे बचाव के लिए आप पैप स्मेयर कराएं। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो भी 25 वर्ष के बाद हर 3-3 साल पे आप पैप स्मेयर करा लीजिए, या फिर हर 5 साल पे आप HPV का टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि HPV से सर्विक्स कैंसर होता है। वैक्सीन लगाना, जो कि सबसे बेस्ट है कि आप 15 साल से पहले लड़की लगा ले, और 11 और 15 के बीच में अगर बच्चा लगा लेता है तो सबसे अच्छा टाइम है, और उसका काफ़ी ज़्यादा सर्विक्स कैंसर से बचाव हो सकता है। उसके बाद में भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, और बट आप अपने डॉक्टर से पूछें, वो आपको बताएंगे कि कितना फ़ायदा वैक्सीन से होगा आपने। और यूट्रस का कैंसर के भी पीरियड्स आ जाता है, एकदम कुछ बदलाव हो जाता है पीरियड के अंदर, या फिर पीरियड बंद हो गए हैं उसके बाद में अगर खून चालू हो गया है, या दाग धब्बा भी आ रहा है, तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई टेस्ट स्पेशली एंडोमेट्रियल कैंसर का नहीं है, ओवरी कैंसर का भी कोई स्क्रीनिंग नहीं है उपलब्ध, और ओवरी कैंसर तो बड़ा घातक है, उसके कोई वेग ही सिम्टम होते हैं, उसका कोई सिम्टम शुरुआत में पता नहीं चलता है। मतलब पेट फूलना, ये सब कुछ चीज़ें, और खाना खाने के बाद पेट भरा भरा लगना, जिससे कि महिला को लगता है कि कुछ एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस हो रही है मुझे, और वो सोडा लेना और ये सब लिम्का या फिर एसिडिटी की दवाई लेना, उसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। हम जब भी हम फीमेल्स में कोई भी कैंसर की बात करते हैं, जैसे हमने मेजर अभी 3 कैंसर्स की भी बात करी, तो ऑल ऑफ देम आर मेजरली रिलेटेड टू फर्टिलिटी। एंड जब भी मुझे लगता है कि आपके पास भी अगर केसेस आते होंगे तो फीमेल का मेन कंसर्न वो होता भी होगा कि हाउ इट विल अफेक्ट माय फर्टिलिटी रेट। तो मतलब कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है वो एक्चुअली? देखिए, जो हमारा काम है वो गायनिकोलॉजी का काम है, जिसमें कि यूट्रस है, ओवरी है, यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स है, और वजाइना और वल्वा है। तो इसके अंदर अगर किसी महिला को कम उम्र में आ रही है मेरे पास, जिनके बच्चे अभी पूरा फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर 40 वर्ष से भी कम उम्र है जिसमें कि हम ओवरी नहीं निकालना चाहते क्योंकि वो हार्मोन बनाती है, और महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन मेंटेन होने के लिए, बोन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो कम उम्र की महिला जिसको या तो गायनेकोलॉजी का कैंसर है, या कभी कभी बिना गायनेकोलॉजी के कैंसर में भी हमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसे करते हैं हम? देखिए, अगर बहुत अर्ली कैंसर है तो हम ऑर्गन को बचा सकते हैं, जैसे कि सर्विक्स के मुंह का कैंसर है और बहुत अर्ली कैंसर है, तो माइक्रोस्कोपिक कैंसर है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ बच्चेदानी का के मुंह का छोटा सा पार्ट निकाल दें, तो आगे जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तो वो माँ बन सकती है। यूट्रस में भी ऐसा ही है। यूट्रस में अगर बहुत ही मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली तक सीमित है, तो हम सिर्फ और सिर्फ झिल्ली का इलाज करते हैं, हार्मोनल इलाज करते हैं, और उसके बाद में भी महिला बाद में प्रेग्नेंट हो सकती है, मतलब सिर्फ दवाइयों से इलाज करते हैं, उसके बाद में भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। ओवरी के कैंसर में अगर बहुत अर्ली कैंसर है या कम उम्र में होने वाली एक जर्म सेल ट्यूमर है, जो कि 12 साल से लेके 30-35 साल तक कॉमनली होता है ये ओवरी का कैंसर, एक इस तरह का है, तो उसमें एक ओवरी को बचा लिया जाता है और वो फिर आगे प्रेग्नेंट हो सकती है। कई बार किसी भी अगर अंग का कैंसर है तो आपको कीमोथेरेपी लेनी होती है। हाँ। कीमोथेरेपी से कोई भी जल्दी मल्टीप्लाई होने वाले सेल्स को नुकसान पहुंचता है, हमारी ओवरी को भी नुकसान पहुंचता है, अंडे हमारे उससे थोड़े ख़राब होते हैं। तो कई बार कीमोथेरेपी से पहले एग फ्रीजिंग के बारे में भी बताया जाता है कि एग्स को आप सुरक्षित कर लीजिए, उसके बाद में आप कीमोथेरेपी ले लीजिए। तो ऐसा काम
ओवरी के कैंसर में दूसरी ओवरी के अंदर भी किया जा सकता है, या फिर कोई महिला हमें पता है कि इसके इलाज में टाइम लगेगा तो उसकी ओवरीज के अंदर से निकाला जा सकता है। मतलब मुझे आपके इस ओवरऑल कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ तो समझ में आई कि आप जितना अर्ली एक्शन बिल्कुल। लेंगे आपका ट्रीटमेंट उतना इजी और बहुत available इजी और होगा। बहुत इफेक्टिव, और 95% से ज़्यादा आपको क्योर रेट मिल जाएगा। मैम अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम जैसे हम आप कह रही हैं कि अर्ली बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है कैंसर, पहले जब हम भी बात करते थे इवन ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की, तो मैंने मोस्टली यही सुना है कि आफ्टर 30 आफ्टर 40 जी। आपको ज़्यादा होता है वो प्रॉब्लम। बट जैसा कि आपने बताया कि आजकल बहुत अर्ली हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? इज़ इट आर चेंजिंग लाइफ स्टाइल? इज़ इट द वे वी आर लिविंग दीज डेज? देखिए, वो तो है ही, आजकल लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं, हमारी हवा के अंदर हाँ। पोल्यूशन है जिससे कि मतलब हमारे यहाँ और फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारे शरीर में, और इन्फ्लेमेशन होता है शरीर में। हम खाना इस तरह का खा रहे हैं, पाम ऑयल और प्रोसेस्ड मीट, जिसमें प्रोसेस्ड रेड मीट है, या फिर प्रोसेस्ड आजकल कोई भी चीज़ जैसे कि आप नूडल्स खा रहे हैं, हाँ। या जिसमें कि प्रोसेस्ड व्हीट यूज़ किया जा रहा है। तो जो भी चीज़ें प्रोसेसिंग के बाद आ रही हैं, या जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, स्टेबलाइजर्स डाले जा रहे हैं, वो सब कुछ चीज़ें केमिकली हैं हमारे अंदर जाके वो इन्फ्लेमेशन करती हैं। हाँ। और जिसकी वजह से फिर ये रेडिकल्स बनते हैं, और सेल्स के जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर बदलाव हो जाता है, वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं का भी ट्यूमर बन सकता है। तो और एक मैंने अभी हमने बात की थी ओबेसिटी की, हाँ। कि अगर हम ज़्यादा देर बैठेंगे तो हमारी मोटापा बढ़ जाता है हमारा, तो उसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में कैंसर होते जा रहे हैं। और ये लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज इस सब से रिलेटेड है। कुछ लोगों को अनुवांशिक कैंसर जिनको जल्दी होता है, अनुवांशिक भी हो सकता है, बट वो 5 से 10% है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहती कि सारा का सारा खेल खाने पीने का ही है। लोग बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट खाते हैं, हाँ। फिर भी उन्हें कैंसर हो सकता है। हाँ, मैंने भी देखे हैं ऐसे केसेस जिसमें जो ऐसा कहते हुआ हैं कि है। मैंने तो बिल्कुल, मैं हेल्दी डाइट, मेरा वजन ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं खाना बहुत हेल्दी खाती हूँ, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ है? तो ये वाली बात है कि हमारे अंदर हमारे सेल्स रोज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी मशीनरी में कभी कभी गलती गड़बड़ी वैसे भी हो जाती है। एक चांस होता है कि उसके अंदर गड़बड़ी हो जाती है। अगर वो चांस में कैंसर सेल 1 या 2 कुछ बनते हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी उसको नहीं मार पा रही है, तो धीरे धीरे करके वो ट्यूमर और कैंसर में तब्दील हो जाता है। मैम जैसे कि हम अभी फर्टिलिटी की भी बात कर रहे थे, तो जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक बच्चे में, आपके कमिंग बेबीज़ में कैंसर होने के लिए। जी। और जब हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, दे आर द मेन सोर्स। तो ऐसे में अगर किसी माँ को या कोई यंग गर्ल को भी अगर कैंसर हो रहा है, तो वो फ्यूचर में एक बेबी पे कितना अफेक्ट डालता है? देखिए, किसी भी महिला को अगर कैंसर कोई भी हो रहा है, उसमें से 5 से 10% ही ऐसे कैंसर हैं जो हेरिडिटरी हैं, जो वो अपने बच्चों को दे सकती है, रिस्क दे सकती है। तो 90% तो ऐसा नहीं है जो उसके बच्चों में चले जाएंगे, बट हाँ 5 से 10% हैं। और ये क्योंकि एक स्पेसिफिक कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर, हमारी औरतों में ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर है। अगर किसी महिला को हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है, उसको मतलब उसकी फैमिली में उसकी मदर को भी रिस्क होगा, उसकी किसी कज़न में भी हो सकता है, उसकी मौसी को हो सकता है, और फिर उसके बच्चे को भी हो सकता है, लड़की को भी हो सकता है, लड़के को भी हो सकता है। हाँ। और ओवरी का भी इस तरीके, जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको ओवरी का कैंसर भी हो जाता है, 2 प्राइमरी हो जाती है, क्योंकि दोनों के जीन एक लिंक्ड है। हाँ। तो जिसको BRCA एक नाम का एक जीन है, और भी कुछ जीन्स हैं, अगर वो उसके होते हैं जीन्स, ऐसे सारे सेल्स में इस तरह का जीन होता है, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे ही लोगों को प्रोफाइलेक्टिकली ओवरीज को, जब उनको पता होता है कि मेरे को रिस्क ज़्यादा है, मतलब उनको उनकी मम्मी को था और उनकी मम्मी ने टेस्ट कराया, उन्होंने टेस्ट कराया, उनको रिस्क मिला, जीन्स मिले, तो वो अपने ब्रेस्ट को निकलवाती हैं कई बार, और ओवरी को भी निकाल देती हैं। मैम जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो कहीं ना कहीं ओवरी कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। तो मतलब कितना रेट में, मतलब कितना ज़्यादा पॉसिबल है कि अगर आपको कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या कभी आपको ओवरी कैंसर हुआ है, तो आपको कितने साल बाद वापस चेक करवाना चाहिए कि कहीं आपको कोई और वापस सिम्टम्स तो नहीं हो रहे किसी और पार्ट में? देखिए, जब कोई भी महिला या कोई भी इंसान को कैंसर का डायग्नोसिस होता है, तो वो फॉलोअप तो उसका हमेशा चलता है। शुरू के 2 या 3 साल उसको हर 3 महीने में डॉक्टर के पास जाना होता है, उसके बाद में हर 6-6 महीने पे जाना होता है, फिर उसको हर साल जाना होता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा दोबारा वापस आने का रिस्क कभी भी 0 होना कम है। ये तो सही है कि अर्ली होगा तो उतना ही रिकरेंस का रिस्क कम है, बट दिखाना तो पड़ता ही है, फॉलोअप कराना पड़ता है। वही कैंसर दोबारा आ सकता है या किसी और
ऑर्गन के अंदर कैंसर हो सकता है। जब हमें पता चल जाता है किसी को BRCA रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी ओवरी कैंसर के बारे में भी हम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड पेट का कराया जाता है। तो और अगर निकालने की ज़रूरत है तो ओवरी को निकाल भी दिया जाता है, चाहे उसमें कैंसर नहीं है, जैसे कि क्योंकि चांस है कि दोबारा उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और सर्वेलेंस तो हर कैंसर के पेशेंट की होती है, मतलब कंटिन्यूसली करना बहुत ही ज़रूरी है। वो एक बार इलाज खत्म हुआ वो नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोबारा कुछ आ रहा है कि कुछ सब कुछ सही है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ दवाई लिए ठीक हाँ हो गया तो आपने छोड़ दिया, बिल्कुल। इसके साथ में अगर मैं देखूँ तो क्या आजकल स्मोकिंग भी अफेक्ट कर रही है चीज़ों में? स्मोकिंग तो हर चीज़ को इफेक्ट कर रही है। स्मोकिंग और अल्कोहल से तो कई तरह के कैंसर होते हैं और महिलाओं में हमने जो बात करी उनमें सर्विक्स कैंसर स्मोकिंग से होता है। तो अगर जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं तो उनको सर्विक्स कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। मैम जैसे हम स्मोक की बात ही कर रहे हैं तो मेन एंड फीमेल्स मतलब बोथ दे डू स्मोकिंग दीज डेज, कहीं कस्टम के हिसाब से कभी बस फन में हो रहा है, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इफ़ अ मैन इज़ डूइंग इट एंड इफ़ अ वुमेन इज़ डूइंग इट? देखिए औरतों में तो इसका हर चीज़ में नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि फर्टिलिटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि बांझपन या फिर फर्टिलिटी ख़राब होती है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं। तो महिलाएं मैं देखती हूँ आजकल महिला और मतलब आदमी औरत दोनों साथ ही स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो आदमी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली फीमेल को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो उसकी फर्टिलिटी, उसको प्रेगनेंसी जब चाहिए होगी तो उसकी प्रेगनेंसी होगी नहीं, उसको सर्विक्स कैंसर का रिस्क हो रहा है, उसको लंग कैंसर का रिस्क हो रहा है और उसको प्रेगनेंसी के समय भी उसको सारी प्रॉब्लम्स होंगी। प्रीमेच्योर मतलब एक तो बच्चा का वज़न नहीं बढ़ेगा, दूसरा बच्चा जल्दी पैदा हो जाएगा, पानी जल्दी छूट जाना, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा होती हैं फीमेल्स के अंदर। तो जो नंबर ऑफ़ सिगरेट्स अगर 2 मेल ले रहा है और 2 फीमेल ले रही है तो भी फीमेल के लिए ज़्यादा खतरनाक वो होती हैं। तो जो जितना परमिसेबल मेल्स के लिए है ना उससे कम, मतलब आप ना उनके साथ कंपेट नहीं कर सकती चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके लिए जितना अल्कोहल अगर मेल्स ले रहा है उसको इतना नुकसान नहीं होगा, उतना ही सेम अल्कोहल अगर फीमेल ले रही है उसको ज़्यादा नुकसान है। ये तो मतलब पाया गया है, तो इसीलिए दोनों की जो लिमिट है वो अलग अलग रखी गई है। मैम एक्टिव स्मोकिंग की तो आपने बात की ही, साथ में पैसिव स्मोकिंग भी फ़र्क डालती है? जी, पैसिव स्मोकिंग भी पूरा फ़र्क डालती है। मतलब इक्वली मैं कह सकती हूँ? इक्वल नहीं, थोड़ा कम कह लो, बट डालती तो है। मतलब अगर आपका पार्टनर भी स्मोक कर रहा है तो उसको बोलो कि नहीं भाई, बिल्कुल, अगर आगे फैमिली बनानी है तो यू नीड टू स्टॉप दैट। बिल्कुल, उससे फीमेल की फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, बच्चा अगर आपके पेट में है उससे उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। मैम बहुत स्टार्टिंग में आपने कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ मेंशन की थी कि मैरिज एंड एट व्हाट एज यू आर हैविंग अ बेबी वो भी असर डालता है फीमेल की हेल्थ को एंड इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू कैंसर। उस चीज़ को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। आजकल का जो प्रचलन है कि लेट मैरिज करना, ठीक है, लेट मैरिज करना और फिर उसके बाद लेट चाइल्ड बर्थ होना या फिर चाइल्ड बर्थ ना होना, हाँ, ठीक है, कि डिसाइड किया आपने कि आपको बच्चा नहीं करना है, तो उससे नुकसान एक तो ये है कि अगर लेट चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज सारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेट एज में अगर आपकी चाइल्ड मतलब प्रेगनेंसी आप प्लान कर रही हैं तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो गया, क्वालिटी ऑफ एग खराब हो गया, मतलब थोड़े बूढ़े बूढ़े एग आ रहे हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन और ये सब बच्चे में होने का चांस है। तो आपका ये नुकसान है, एक तो लेट मैरिज करके लेट बच्चा प्लान करना। दूसरा, आपको जितनी देर से आप फीडिंग करेंगी उतना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आपका बढ़ जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत सुनी भी है कि अगर आप फीडिंग इज क्वाइट रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर फीडिंग नहीं, वो जो हमारे को ऑर्गन दिया गया है ये ऑर्गन शो ऑफ के लिए तो नहीं है, इसका काम ही लैक्टेशन है। तो अगर आप वो काम नहीं अगर आप करते हैं तो उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। हार्मोनल मिल्यू भी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है ना तो 9 महीने के लिए हमारी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स का कुछ दिनों के लिए सेसेशन हो जाता है, पीरियड्स नहीं आते हैं। हाँ, ठीक है, तो जो इस तरह के ब्रेक्स होते हैं ना तो उससे हमारे ब्रेस्ट को रिलैक्स रहता है, तो उससे भी फ़ायदा है कि ब्रेस्ट का रिस्क जो है कम हो जाता है। और लेट अगर आपको मतलब महिलाएं जो मेरे पास आ रही है, कोई 30-35 की महिला अगर आ रही है उसको ब्रेस्ट कैंसर है, वो ज़्यादातर में ऐसे मिलेंगी जिनको मैरिज लेट हुई है या फिर अभी तक फीडिंग नहीं हो पाई है, या फिर फीडिंग अपनी मर्जी से नहीं कराई है। तो वो फीडिंग इंपॉर्टेंट है कि फीडिंग आप करेंगे तो आपको ओवरी कैंसर का रिस्क कम होगा। मैम व्हाट वुड बी द राइट एज फॉर मैरिज एंड हैविंग अ बेबी? देखिए 18 के बाद तो मैरिज हो सकती है आराम से। 18 के बाद हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। अगर आप करियर के बारे में सोच रही हैं तो 21, 22, 24, आई थिंक 24 मैं अगर बीच में करूँ कि इन 2 35, 30, 32 और
21 के बीच में कुछ, तो चलो 24 ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से सोचो तो आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है। हाँ। तो ग्रेजुएशन के बाद आप प्लान कर लेंगी तो बेस्ट है, और शुरू के टाइम में ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर लें। ये नहीं कि शादी हो गई है बट बच्चा लेट प्लान कर रहे हैं कि 10 साल बाद करेंगे बच्चा, तो बच्चा सही टाइम पे प्लान कर लें, और जो भी आपको प्रेगनेंसी करनी है वो अपना डिज़ायर टाइमली पूरा कर दें, क्योंकि अगर कोई इशू आता भी है ना बाद में तो आप फ्री हैं, आपको फर्टिलिटी के इश्यूज़ नहीं है। क्योंकि हमारे पास अगर पेशेंट आती है कि ओवेरियन ट्यूमर कोई बन गया है तो You can at least remove that. we can remove that. मैम बट अगर स्टिल जैसे आप कह रही हैं कि आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, तो यू कांट चेंज द मेंटलिटी ऑफ गर्ल्स एज वेल। Yes. ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको बोल दो कि नहीं कर लो भाई, बच्चा कर जी, लो। जी, तो जी। वो भी तो हम नहीं कर सकते जी। ना। तो अगर ऐसे में किसी का कोई प्लान लेट कर रहा है, किसी को हो ही बेबी लेट, तो उनको कौन कौन से प्रिवेंशंस लेने चाहिए? देखिए, जो मैंने आपको एज बताई है कि एवरेज वुमन की कि मैमोग्राम आपको 40 के टाइम पे करना है, और अगर सर्विक्स का एग्जामिनेशन जो है वो आपको 25 पे करना शुरू कर लेना है, तो वो 2 काम तो ज़रूरी करें कि 2 स्क्रीनिंग जो उपलब्ध हैं, पैप्समियर, HPV और मैमोग्राफी, ये काम आप शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा तो अब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो आप करें हर पीरियड के बाद। मैम अगर आप कोई ऐसे फूड एंड लाइफस्टाइल हैबिट सजेस्ट कर सकें फॉर यंग गर्ल्स कि आप ये सब शुरू करो फॉर अ हेल्दी लाइफ इन फ्यूचर, अप टू जब तक आप मर नहीं रहे हो, तो वो क्या होंगे? देखिए, एक तो बैलेंस डाइट लेना, और घर का बना जिससे कम से कम प्रोसेस्ड हो, जिसमें आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। क्योंकि कई बार हेल्दी लेबल्स होते हैं, लिखा होता है कि ये हेल्दी है, हाई प्रोटीन है और सब कुछ लिखा होता है, बट अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो कि पता नहीं होती, बट लेबल पे लिखा है ना कि ऑर्गेनिक है तो हम उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा है। जिनका आप सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स को लेके आप घर पे अपना बना रहे हैं वो सबसे अच्छा खाना होता है। तो सबसे कम प्रोसेस करके बनाएं, ज़्यादा देर ना पकाएं उसको, और बैलेंस डाइट लें। दूसरा, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, कम उम्र में भी और ज़्यादा उम्र में भी। जब आपका मेनोपॉज हो गया उसके बाद में भी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। सेडेंट्री मतलब एक्टिविटी बढ़ाएं, आजकल की सब चीज़ में रिमोट से चल रहा है, कार्स हम यूज़ कर रहे हैं, एलिवेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब कुछ चीज़ को कम कर देंगे तो आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रहेगी। और अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें, तो ये तो मैं कहूँगी कि मेन है। और अगर कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर के पास जाएं, अब जिन चीज़ों की स्क्रीनिंग उपलब्ध है उसकी स्क्रीनिंग टाइम पर करवाएं, और कोई भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है, उसको आप गूगल पे देखकर या अपने आप केमिस्ट से लेके ना करें, उसके लिए जाके डॉक्टर से सलाह लें, अपना एग्जामिनेशन कराएं। अपना गायनी चेकअप करने से कोई शर्म ना करें, ये कोई दर्द नहीं होता है, इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है बट इसमें कोई दर्द नहीं होता है, तो इससे शर्माएं बिल्कुल नहीं। मैम एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से प्रिवेलिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है मार्केट में जो आज भी लोगों के माइंड में है? मैं कहूँगी शुगर से कैंसर होता है। क्योंकि कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट, उनको डायग्नोसिस होती है तो वो कहते हैं कि भाई मैंने शुगर बंद कर दी है क्योंकि शुगर से कैंसर आ जाएगा दोबारा मेरा वापस, और कभी वो कहते हैं हम खाएंगे ही नहीं अब शुगर, ठीक हो जाने के बाद भी नहीं खाएंगे क्योंकि दोबारा कैंसर वापस आ जाएगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि शुगर से कैंसर हो जाएगा और आपको टोटली शुगर बंद करनी है। बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, और जिससे कि आप मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें, आप शुगर ज़्यादा लें, अगर आप अपनी जितना मतलब रिकमेंडेड है 1 या 2 स्पून आप शुगर ले सकते हैं। और दूसरा एक ये मिथ है कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो सेफ़ है। इसका मतलब ये है कि आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ और उसके बाद में आपको कोई रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं और जो सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ और आपने एक गोली खा ली ये सोच के कि भई अब तो हमको प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही लेना है, ये एक रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है कि जब भी आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो आप ये लेंगी तो आपका ठीक रहेगा, क्योंकि इससे बहुत पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो कि बाद में भी आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। आप एक सही कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। कई बार महिलाएं आती हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, ये 1-2 बूंद आना तो ठीक है, और मुझे आया था वो बंद हो गया तो फिर बस मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने अपने आस पड़ोस की लेडी से पूछा था, उसने बोला था कि कोई नहीं है तो थोड़ा बहुत आ जाता है। तो अपनी आसपास भी जो कई बार मिथ्स क्रिएट कर लेती हैं फीमेल की, भाई ये तो नॉर्मल है, महीना बंद होने के बाद भी खून आ जाता है, कोई बात मतलब बेसिकली मेंटलिटी इज द प्रॉब्लम, नॉट द इंफॉर्मेशन। मैं आज के इस पॉडकास्ट के बाद हमारी सारी फीमेल लिसनर्स को, यंग फीमेल्स को यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ब्रेक द टैबू।
जो सोसाइटल नॉर्म्स चलते आ रहे हैं ना कि आप मत बात करो, आप मत बोलो, वो मत करो, बोलो, बात करो, डिस्कस करो, डॉक्टर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, सबसे बात करो और हमसे भी बात करो। कमेंट्स बॉक्स में हमें बताओ कि आपने सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कितनी मिथ्स सुने हैं और ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप डिस्कस करने से आज भी घबराते हो। और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन बच रहा है जो आप चाहते हो कि हमारे गायनो-ऑन्कोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट आपको आंसर करें, प्लीज़ कमेंट। एंड ऐसे ही हेल्थ पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए आरोग्य भारत।